टारगेट है डॉक्टर उत्पल विश्वास, और यहाँ पर हो जाता है मूवी का इंटरवल। और तब सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कबीर को जो कि एक बच्चों का फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं और एक लड़की को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वो मैच खत्म होता है और वो लड़की उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम फुटबॉल मैच हार गए। कबीर उसे कहते हैं कि अगर तुमने अपना 100% दिया है तो तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक पूरी मेहनत करनी चाहिए, और जैसे ही मैच खत्म हो जाए उसके रिजल्ट पे पहले खुद से ये पूछना चाहिए क्या मैंने अपना 100% दिया था। अगर हाँ तो तुम जीत चुकी हो। अब तुम मैच जीती हो या नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब वो लड़की कबीर से पूछती है कि क्या आप कभी किसी से हारे हो। तब कबीर इमोशनली होकर जवाब देता है कि हाँ, मैं एक लड़की से हारा था जिसका नाम था नैना। और फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में 4 महीने पहले की, जहाँ कबीर एक मिशन पर जाते हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है नैना। नैना रूही की माँ होती है और जिस लड़की से कबीर अभी बात कर रहे होते हैं वो रूही थी। नैना भी कबीर से प्यार करती है, लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जिसके लिए कबीर को वहाँ पर मिशन में भेजा गया था, और उस बंदे का नाम होता है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर। फिरोज कॉन्ट्रैक्टर वो कड़ी हो सकता है जिससे कि ये रिजवान इलियासी को चेस कर सकते हैं, इसलिए कबीर को इस मिशन पे भेजा गया था ताकि वो किसी तरह से फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े और रिजवान इलियासी के बारे में उससे पूछे। नैना एक डांसर होती है और फिरोज कॉन्ट्रैक्टर रोज उस क्लब में उसे कोई देखने आए होते हैं, और फिरोज कॉन्ट्रैक्टर की पूरी तरह से नजर उन्हीं पर होती है। और फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नैना को लेकर पूरी तरह से पागल होता है, इसलिए वो रोज उस क्लब में जाता है और रोज सिर्फ नैना के ही डांस को देखा करता है, और रोज नैना के लिए एक गिफ्ट भी भेजा करता है जिससे कि वो सिर्फ उन्हें ये कह रहा होता है कि आज की इवनिंग आप मेरे साथ बिता लो। लेकिन नैना हर बार की तरह उन्हें मना कर देती है क्योंकि नैना को कबीर से प्यार होता है। तब दिखाया जाता है अगले दिन, जहाँ पे कबीर पूरी तरह से फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को घेरे हुए होते हैं। उनके घर पे ऑडियो सर्वेलेंस चल रहा होता है, हर तरफ कैमरा की नजर होती है, इसलिए कबीर हर समय उन्हें ही देख रहे होते हैं। और कबीर अदिति को भी यही कहते हैं कि मैंने फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मेरी नज़र उस पर हर वक्त बनी रहती है। फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के पास एक आदमी आ रहा होता है और वो उनके बारे में कुछ बात कर रहा होता है। तब बातों बातों में वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछता है कि क्या रिजवान इलियासी अब खत्म हो गया। लेकिन फिरोज कॉन्ट्रैक्टर कहता है सबको यही लगता है कि लेकिन रिजवान इलियासी पहले भी था और आज भी है, और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। फिर वो आदमी कहता है मुझे इंडियंस के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे साथ और भी बिना नाम वाले लोग हैं। और तब फिरोज कॉन्ट्रैक्टर ये बताता है कि तुम चेस खेलते हो। तब वो कहता है कि तब सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ। तब फिरोज उन्हें कहता है कि जरा सोचो, तुम जिसके अगेंस्ट खेल रहे हो और तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा हाथी, घोड़ा, प्यादा और वजीर होता है जो कि सामने वाले को नहीं दिख रहा होता, तो तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकते। तभी वो कहते हैं कि वैसे ही इंडियन आर्मी में, उनकी गवर्नमेंट में और कुछ इंटेलिजेंस लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब बिना नाम और बिना आइडेंटिटी वाले लोग हैं। जब तक ये लोग हैं तब तक रिजवान इलियासी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और तब बातों बातों में कबीर को ये भी पता लगता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर 2-3 दिनों में यहाँ से चला जाएगा और फिर इस शहर में दोबारा कभी नहीं आएगा। तब सीन शिफ्ट होता है, एक पार्क में योगा क्लासेस चल रही थी। उसी पार्क में नैना रोज योगा करने जाती है। कबीर भी कभी कभी उससे मिलने चले जाते हैं। उस दिन कबीर बहुत ही सीरियस और इंटेंस मूड में होते हैं और वो नैना से कुछ बात करने आए होते हैं। तब नैना समझ जाती है कि कबीर उससे ऐसी कोई बात करने है जिसके कारण नैना का दिल टूट जाएगा। तब कबीर उसे बताते हैं कि मैं इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ फिरोज कॉन्ट्रैक्टर की तलाश में आया हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो बल्कि मेरे लिए एक सिविल एसेट हो जिसके जरिए तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिरोज कॉन्ट्रैक्टर की हर समय तुम्हारे ऊपर ही नजर होती है, इसलिए तुम मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट साबित हो सकती हो उसे पकड़ने के लिए। तब नैना उससे पूछती है कि तो जो तुमने मुझसे प्यार किया वो सब झूठ था, वो कुछ भी नहीं था। तब कबीर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ। तब वो नैना को इमोशनली भी इस मिशन के लिए कन्विंस करने लग जाती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए तुम्हें भी अपने देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तुम्हारी एक बेटी भी है जिसका नाम है रूही। और ये सुन के तो नैना बहुत ही हैरान हो जाती है कि तुम्हें रूही के बारे में भी पता है। और तब नैना बिना उसे कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। और जब वो घर आती है तो उसे रूही का फोन आता है। वो रूही को अपने साथ नहीं रख सकती बल्कि वो एक हॉस्टल में रहती है क्योंकि नैना जिस तरह का काम करती है डांसर का, वो नहीं चाहती कि रूही को इस बारे में पता लगे। और रूही के कारण ही नैना इस मिशन को करने के लिए मान जाती है और वो तब आ जाती है कबीर के पास। और तब नैना कबीर से ये कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे और हम एक नॉर्मल लाइफ बिता सके, उसे मेरे से दूर रहने की जरूरत ना पड़े। और साथ ही साथ वो कबीर को ये भी कहती है कि आम आदमी की जिंदगी भी किसी सोल्जर से कम नहीं होती, हमें भी हर रोज की मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, लेकिन ये बात कोई सोल्जर कभी नहीं समझ सकता। जब वो कबीर के पास आती है तो वो साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे डैड की देशभक्ति बोल रही है या एक लाचार माँ की मजबूरी। लेकिन वो साथ ही साथ उसे ये भी कह देती है कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगी। कबीर नैना से कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन नैना उसे कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करना छोड़ दिया है। कबीर हर सोल्जर की एक फैमिली होती है जिसके लिए वो घर जरूर लौट कर आता है, लेकिन तुम तो शहीदों में से ही हो और शहीदों पर जान का भरोसा नहीं किया जा सकता। तब कबीर उसे ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
लेकिन वो साथ ही साथ उसे ये कहकर जा रही होती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो उसे अपनी बेटी की एक पेंटिंग भी दिखाती है और वो उसे कहती है कि इसे अपने पास संभाल कर रखना, इन केस अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें ये पेंटिंग याद दिलवाती रहे कि हर एक आदमी को सिविल एसेट की नज़र से नहीं देखा जा सकता। एक सोल्जर लाइफ से अलग भी एक लाइफ होती है जो कि हर एक नॉर्मल आदमी जीता है, और ये पेंटिंग तुम्हें उस बारे में याद दिलाती रहेगी। और इस दिन नैना फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के घर चली जाती है। कबीर ने उसे एक पेन ड्राइव दी होती है। प्लान के मुताबिक अगर वो उस पेन ड्राइव को फिरोज के कंप्यूटर में लगा देती है तो पूरा डाटा कबीर तक पहुंच जाएगा। कबीर हर वक्त नैना पर नजर रखता है, एक पल के लिए भी अपनी आंखों इधर से उधर नहीं करता। तभी कबीर को कर्नल का फोन आता है। कबीर कर्नल को सारी डिटेल्स देता है और वो उसे बताता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त इटली से निकल रहा है जहाँ पर वो आए हुए थे। और साथ ही साथ कबीर कर्नल को यह भी बताता है कि अपने एक सिविलियन एसेट नैना को वहां पर भेजा है, वो आज का हमारा मिशन पूरा कर देगी। कबीर कर्नल से बात खत्म करते हैं और फोन कट कर देते हैं। तभी कबीर को अदिति का फोन आता है। अदिति कहती है कि हमें कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। कबीर साथ ही साथ फिरोज कॉन्ट्रैक्टर की पूरे हिस्ट्री के बारे में भी पता कर रहा होता है, यानी उसके पास्ट के बारे में कि कहाँ से आया और इसका कैसे रिजवान इलियासी के साथ लिंक जुड़ा था। तब अदिति कहती है कि हमें कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको अब तक पता नहीं। तब वो उसे बताती है जो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर उसने अब तक जिन जिन लड़कियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उनमें से ज्यादातर 25 से 30 साल के बीच होती है। कोई मॉडल है या कोई एक्ट्रेस, लेकिन इनमें एक नाम स्ट्रेंज है। एक सर्जन जिसकी एज 40 से ज्यादा है, जो एक फेस सर्जरी स्पेशलिस्ट है, वो भी फिरोज के साथ 10 साल पुराना रिलेशनशिप में है और फिरोज उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन में रह चुका है। और तब वो उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें फिरोज उसी डॉक्टर के साथ खड़ा होता है और डॉक्टर फिरोज को कहती है कि तुम्हें इलियासी को जल्दी बदलना होगा, सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हें अपनी हरकतें भी बदलनी है। इलियासी अब बिल्कुल बदल चुका है। और उसके बाद अदिति कबीर को एक और वीडियो भेजती है जिसमें रिजवान ने अपनी फेस सर्जरी करवाई है, प्लास्टिक सर्जरी। तभी कबीर को फाइनली समझ में आ जाता है कि रिजवान इलियासी ही फिरोज कॉन्ट्रैक्टर है। और दूसरी तरफ नैना लैपटॉप में वो पेन ड्राइव इंसर्ट कर चुकी होती है, लेकिन जब वो वहां पर वापस लेने उसे जाती है तो देखती है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर ने वो पेन ड्राइव ऑलरेडी निकाल लिया है। और फिरोज नैना से कहता है कि गलती हो गई डार्लिंग, ये लैपटॉप फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है बल्कि रिजवान इलियासी का है और ये पूरी तरह से शट डाउन है और इसमें कुछ भी नहीं है। तब नैना वहां पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कबीर ये सब कुछ सुन के सारे सिस्टम शट डाउन करके अपनी मोटरबोट से बहुत ही तेज उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो वहां पर पहुंच जाता है और रास्ते में जो गार्ड्स आते हैं वो उन्हें मार रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। रिजवान इलियासी नैना को छत के ऊपर से नीचे फेंक देता है जिसके कारण नैना की मृत्यु हो जाती है। कबीर वहां पहुंचता है और नैना की मौत से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, एकदम हारा हुआ और गिल्ट से भरा हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नैना ने जाने से पहले कबीर को एक पेंटिंग दी थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पेंटिंग तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी तुम्हारी एक सिविलियन एसिड नहीं बल्कि एक 10 साल की बच्ची की माँ वहां पर गई हुई है। और उसके काफी दिनों तक कबीर किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहता और किसी से भी कोई बात नहीं कर रहा होता। तब अदिति का उसे अचानक फोन आता है और इस बार कबीर उस फोन को उठा लेता है। अदिति गुस्से में पूछती है आप इतनी देर से किसी के कांटेक्ट में क्यों नहीं हो। तब कबीर अदिति को कहते हैं कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। नैना फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के घर पर थी, ये बात सिर्फ मैंने कर्नल को बताई थी और किसी को नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कर्नल को बताई 10 मिनट के बाद नैना डेड। तो अदिति शॉक में कहती है कि तो आपको लगता है कर्नल उनके साथ मिले हुए हैं। फिर वो अदिति को कहता है कि तुम्हें अगर मैं तुमसे हेल्प करने को कहूँ तो तुम मेरी हेल्प करोगी। तब अदिति उसे जवाब देती है कि ऑफ कोर्स। तब वो उसे कहता है कि उस दिन कर्नल के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, मेरे फोन कट करने के बाद जिन जिन से उन्होंने बात की होगी उन सब का पता लगाओ। अदिति इस बात के लिए मान जाती है। जाते जाते अदिति उनसे ये पूछ रही होती है कि अगर उनमें से कोई होगा भी तो हम उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे। तब वो कहता है कि जो लोग इन सबसे मिले होंगे उनके पास पक्का अच्छी खासी प्रॉपर्टीज, कुछ कैश गिफ्ट्स, कुछ NRI गिफ्ट्स या एकदम से उनके बेटे को स्कॉलरशिप्स, ये सब कुछ पता लग जाएगा। तब अदिति कहती है कि हाँ जी सर मैं समझ गई और इसके बारे में मैं जरूर पता लगाऊंगी। और तब अदिति का 1-2 दिन के बाद दोबारा से कबीर को फोन आता है और वो उसे कहती है कि मुझे एक नाम मिला है, उसका नाम है CK नायडू। जो हमें शुरुआत में एक सीन दिखाया गया था वो दोबारा से फ्लैशबैक होता है और वो सीन जाता है फोन कट होने के 2 मिनट बाद। तब अदिति कहती है कि आपका फोन कट होने के तुरंत बाद कर्नल ने CK नायडू को ही फोन किया था। अदिति और डीपली इन्वेस्टिगेशन करती है और वो कहती है कि CK नायडू के फैमिली मेंबर्स के नाम पर कई प्रॉपर्टीज हैं और उनके दोस्तों के नाम पर कैश गिफ्ट्स उन्हें रेगुलरली ट्रांसफर होते रहते हैं। और वो ये कहती है कि अब तक हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमारी नजरों से बचा कैसे हुआ था। तब कबीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो मेरी नजर में है। उस फ्लैशबैक में दोबारा दिखाते हैं जब कबीर फरीद हकनानी को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन वो गोली चलाता है CK नायडू के कंधे पर और तब उनके बीच में आपस में कन्वर्सेशन भी होती है। तब वो CK नायडू को कहता है कि हाथी, घोड़ा, ऊंट और प्यादा। वो उसे पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रिजवान इलियासी के साथ मिले हुए। तब CK नायडू उसे कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, तुम उनके 4 मोहरों में से एक हो, इसलिए अगले 3 कौन है तुम ये मुझे बता दो।
तब तब सीके नायडू फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कबीर फ़ोन पर भी गोली चला देता है और वो उसे कहता है कि कबीर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इसलिए मुझे एम्बुलेंस को फ़ोन करने दो। तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे उन 3 मोहरों के नाम बताओ, तो मैं खुद एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाऊंगा। तब वो उसे कहता है कि 3 नहीं है, सिर्फ 2 हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक के बारे में ही पता है जिसे मैं रिपोर्ट करता हूँ। तब कबीर उसे कहता है कि नाम नायडू, आई नीड अ नेम। और तब वो उसे बताता है लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ। कबीर उससे पूछता है कि नैना के बारे में तुमने रिजवान को बताया। नायडू उसे कहता है कि मुझे टाइम दो, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कबीर उसे कहता है कि हाँ जरूर, एक्सप्लेन इन हेल। और तब वो उसके सिर पर भी गोली मार देता है, जिसके कारण सीके नायडू की वहीं पर हत्या हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें दोबारा से सीन दिखाया जाता है जब कबीर ने लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ को पकड़ा होता है, तो उन्हें फेंकने से पहले वो उनसे भी पूछ रहा होता है कि अगले मोहरे कौन है, लेकिन वो भी उन्हें कहते हैं कि मैं सिर्फ एक को जानता हूँ जिसको मैंने कोड्स दिए हैं और उनका नाम है डॉक्टर उत्पल विश्वास, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और वो उनसे ये भी पूछते हैं कि उन कोड्स या ड्राइव की तुम बात कर रहे हो वो क्या है। वो कहते हैं कि मेरा काम है सिर्फ आगे डिलीवरी देना, कोई सवाल जवाब नहीं करना। और ये सब पूछने के बाद ही कबीर लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। और अब दिखाया जाता है हमें डॉक्टर उत्पल विश्वास को। वहां पर ऑलरेडी खालिद पहुंच चुका होता है और कर्नल से भी डॉक्टर उत्पल विश्वास की बात हो चुकी होती है। वो खालिद से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तब वो उसे कहते हैं कि हमें इतनी जानकारी इसके बारे में नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताया कि आपको पूरी टाइट सिक्योरिटी के साथ ही दिल्ली लेके जाएंगे, आपकी जान को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और तब डॉक्टर उत्पल विश्वास अपने रूम में आते हैं और अपने जरूरी सामान इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनका लंच आता है, उसमें से वो उन्हें एक जो वेटरेस होती है उसमें से वो उन्हें एक फ़ोन निकाल के देती है और ये फ़ोन होता है रिजवान इलियासी का। और वो उनसे बात करता है और वो उसे कहता है कि ड्राइव मेरे पास सेफली पहुंचनी चाहिए। तभी डॉक्टर उत्पल विश्वास उसे कहते हैं कि मुझे फुल सिक्योरिटी के साथ दिल्ली लेके जाया जा रहा है, लेकिन तब रिजवान उन्हें जवाब देता है कि दिल्ली अभी दूर है। और तब डॉक्टर उत्पल विश्वास को पूरी टाइट सिक्योरिटी के साथ लेके जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मिसाइल वहां पर आती है और उनकी जो एक कार होती है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है, उसमें से 2 लोग निकलते हैं और वो डॉक्टर उत्पल विश्वास के आसपास जो सिक्योरिटी होती है उन सबको मार डालते हैं। खालिद भी कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन वो डॉक्टर उत्पल विश्वास को बाहर निकाल लेते हैं और लेके जाने ही वाले होते हैं। तभी उन लोगों को भी कोई मार देता है, यानी रिजवान इलियासी के लोगों को भी कोई गोली से मार देता है। और तो और उनका हेलीकॉप्टर भी उड़ा देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि कबीर होते हैं जो कि वहां पर आ जाते हैं और वो डॉक्टर उत्पल विश्वास के पास आकर पूछते हैं कि अगला मोहरा कौन है। तब डॉक्टर विश्वास उन्हें कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ रिजवान इलियासी को ही पता है। तब खालिद को होश आ जाता है और वो गन उठाकर कबीर पर फायरिंग करने वाला होता है, लेकिन कबीर डॉक्टर उत्पल विश्वास को ही अपनी प्रोटेक्शन बना लेते हैं और सारी गोलियां उन्हीं पर लग जाती हैं। और वो डॉक्टर उत्पल विश्वास से ड्राइव को लेकर वहां से मोटरसाइकिल लेकर चले जाते हैं। उतनी देर में खालिद भी कार से बाहर आ जाता है जो कि ब्लास्ट होने वाली थी। खालिद तो बच जाता है लेकिन कार ब्लास्ट हो जाती है और वो मोटरसाइकिल लेकर कबीर का पीछा करने लग जाता है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंटेंस चेस सीन दिखाया जा रहा होता है। एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि अब खालिद कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी तरह से मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाता है कबीर की चालाकी के कारण, और कबीर वहां से आराम से निकल जा रहा होता है। लेकिन तब भी खालिद उनका पीछा करता रहता है और फाइनली कबीर को पकड़ लेता है। लेकिन तब भी कबीर किसी तरह से उसके हाथ से बच ही जाते हैं और वो ड्राइव लेके अपने साथ चले जाते हैं। और अब खालिद कबीर को बाइक पे नहीं बल्कि दोनों ही रन कर रहे होते हैं, यानी कबीर आगे भाग रहे होते हैं और खालिद पीछे, और वो पहुंच जाते हैं किसी तरह एक ब्रिज पे। और तब कबीर देखते हैं कि आगे पुलिस आ चुकी है, तो वो एक रस्सी के सहारे से पुल के अंदर छलांग मार देते हैं और यहाँ से वो खालिद से बच जाते हैं। और खालिद को इस बार भी कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही इंडिया में आ जाता है। जब खालिद वापस इंडिया आता है तो कर्नल उस पर शक करते हैं। वो कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि खालिद हमारी साइड है या कबीर की, और कर्नल इस बात पर उसे बहुत सुना रहे होते हैं और खालिद को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक दिन के बाद जब खालिद अब एक सोल्जर नहीं है बल्कि वो सस्पेंड हो चुका है, तो वो अपने वो सोल्जर सैनी को फोन मिलाता है जिसे सबसे पहले ये मिशन देने वाले थे। और तब वो उससे पूछता है कि कबीर ने जब नायडू को किल किया था उससे ठीक पहले वो इटली एक असाइनमेंट पर गए थे, तो उस असाइनमेंट की मुझे डिटेल्स मिल सकती हैं। और तब सैनी वो सभी डिटेल्स उन्हें शेयर कर देता है, जिसमें फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिटेल्स होती हैं और तो और उन्हें नैना के बारे में भी पता लगता है। जब वो नैना की फेसबुक प्रोफाइल पर जाता है तो उसे वहां से रूही के बारे में पता लगता है। तब कबीर को दिखाया जाता है जो कि रूही को एक साइकिल गिफ्ट करता है और वो उसे कहता है कि सेंटा क्लॉज तुम्हारे लिए छोड़ के गया है। लेकिन रूही को पता है कि सेंटा क्लॉज कुछ नहीं होता, इसलिए वो कबीर को ही थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही ये मेरे को गिफ्ट करी है। और तब वहाँ पर खालिद भी आ जाता है और वो रूही से बात कर रहा होता है, लेकिन कबीर जवाब देता है कि रूही अनजानों से बात नहीं करती। तब खालिद कहता है कि मैं अनजान नहीं हूँ, मैं तो कबीर का ही दोस्त हूँ। और तब कबीर कहते हैं कि ये खालिद है, रूही पहले मेरा स्टूडेंट होता था और इसे आज लगता है कि शायद अपने टीचर से आगे निकल गया।
और रूही के जाने के बाद कबीर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। तब खालिद उसे रिप्लाई करता है कि बिना सोचे समझे निकाल कर चला दी होती तो वो ज़्यादा ठीक होता। अब क्रिसमस है, स्कूल, बच्चे ये सब गोली चलाने नहीं देंगे। और तब खालिद उसे ये भी कहता है कि बिना बंदूकों में बात करते हैं। तब कबीर उसे वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर वो इस सब के बारे में प्लानिंग कर रहा होता है और वो उसे दिखाता है कि रिजवान इलियासी के 4 मोहरे थे, हाथी, घोड़ा, वजीर और प्यादा, जिसमें से 3 ढेर हो चुके हैं लेकिन उनमें से प्यादा अभी भी बचा है। तब खालिद कहता है कि सौरभ प्यादा हो सकता है, लेकिन कबीर कहता है कि ऐसा नहीं है, रिजवान अभी भी उसे पेमेंट कर रहा है तो वो हाल ही में अभी भी जिंदा है। जैसे ये दोनों भाग कर रहे होते हैं तभी खालिद कबीर को धक्का मार देता है और तब हमें दिखाया जाता है कि राइट साइड से कोई इन पर शूटिंग स्टार्ट कर देता है, जिसका खालिद को पता लग जाता है, इसलिए कबीर को वो पुश करता है बचने के लिए। तब कबीर खालिद से पूछता है कि तुमने टिकट किसके नाम पे बुक कराई थी। खालिद कहता है कि मैंने अपने नाम पर। वो कहता है कि नहीं खालिद, हम सबके नाम फ्लैट्स हैं। और तब ये दोनों मिलकर वहाँ पर उन सभी सोल्जर्स को मारते हैं और ये एक बहुत ही इंटेंस फाइटिंग सीन है जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब कबीर ने खालिद को भी इस प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और खालिद ने भी कबीर का साथ देने की सोच लिया, इसलिए ये दोनों चले जाते हैं अब अदिति के पास, जो कि इंडिया में ही होती है और जिसकी शादी हो रही होती है, इसलिए दोनों शादी के बीच में ही आ जाते हैं। तब अदिति और ये दोनों एक रूम में जाते हैं और तब अदिति उन्हें बताती है कि इस ड्राइव में ब्रह्मा सैटेलाइट के कोड हैं और अगर ये कोड्स कहीं भी डाल दिए गए तो कोई भी मिसाइल डायरेक्ट सैटेलाइट से टकरा सकती है, ब्रह्मा सैटेलाइट खत्म हो सकता है। लेकिन खालिद को ब्रह्मा सैटेलाइट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तब कबीर उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मा सैटेलाइट हमारे LOC से लेकर उन सभी रिमोट बॉर्डर पॉइंट्स तक का ध्यान रखती है जहां टावर और कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गया तो वहां के सारे सोल्जर्स बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे और एक नया वॉर शुरू हो सकता है, LOC और कारगिल से भी बड़ा। वहाँ के सोल्जर्स तो मार दिए जाएंगे और दुश्मन इंडिया में घुस के पूरे इंडिया का नक्शा तक पलट सकता है। तब अदिति वो ड्राइव कबीर को दे देती है और कबीर वो ड्राइव खालिद को दे देते हैं और वो इसे ये कहते हैं कि इसे बहुत ही सेफ रखना। उसके बाद कबीर और खालिद एक शिप पर होते हैं। तब वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उन्हें प्यादे का पता लग गया है और वो और कोई नहीं बल्कि कर्नल है, क्योंकि कबीर ने नैना के बारे में सबसे पहले कर्नल को ही बताया था। चाहे कर्नल ने 2 मिनट बाद नायडू को फोन किया है, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट कर्नल भी हो सकते हैं। तब कबीर एक विस्की की बोतल ओपन करता है और खालिद उसके सामने एक गिलास पकड़ता है, अपना और कबीर का, और फिर दोनों पीने लग जाते हैं। तब वो दोनों एक एक गिलास पी लेते हैं और खालिद दूसरा गिलास पीने से मना कर देता है। तब कबीर कहता है ये गिलास तो दुश्मन के साथ पिया जाता है। ये सुनकर खालिद दूसरा गिलास भी आगे करता है और ये फिर से शराब पीने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कबीर उस शराब को पी रहा होता है तब खालिद उसे पीता नहीं है बल्कि नीचे गिरा देता है और वो साथ ही साथ उसे ये कहता है कि सर, इतना भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए क्योंकि भरोसा एक बार जरूर टूटता है। तब हमें स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जब असली खालिद सौरभ के पीछे पड़ा होता है तो वो सौरभ को घेर कर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर रिजवान इलियासी अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो सब मिलकर खालिद को मार डालते हैं। यानी सौरभ नहीं, खालिद वहां पर मरा था। और तब रिजवान इलियासी खालिद को ये कहता है कि अगर तू आज नहीं होता तो मैं भी बच नहीं पाता। तब वो उसे उसी डॉक्टर के पास ले जाता है जिससे कि रिजवान इलियासी से फिरोज कॉन्ट्रैक्टर बना था और वो उन्हें कहता है कि मुझे अपने इस लड़के पे उसका चेहरा चाहिए। यानी सौरभ प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खालिद बन जाता है, लेकिन उसके फेस पे फिर भी स्लाइट मार्क्स रह जाते हैं जो डॉक्टर कहती है कि नहीं जा सकते, इन्हें तो फेस मास्क से ही ढकना होगा और खालिद वैसा ही करता है। लेकिन अब जब वो सब कबीर को सारी सच्चाई बता रहा होता है तब वो अपने मुंह के ऊपर से वो फेस मास्क हटा देता है जो कि 3 अलग से निशान होते हैं। तब खालिद यानी सौरभ कबीर से ये कहता है कि क्या है सर, देश को बचाने के 70,000 मिलते हैं और देश को बेचने के 7 करोड़। और जब कबीर ने दूसरा गिलास खत्म किया था तभी उसके मुंह से खून आने लग गया था और खालिद को पता था कि उसके मुंह से क्यों खून आ रहा है, क्योंकि खालिद ने उसके ड्रिंक में एक जहर मिला दी थी जिसका एंटीडोट उस समय कबीर के पास नहीं होता। और तब वो कबीर को उठाकर पानी में फेंकने जा रहा होता है और साथ ही साथ उन्हें ये कह रहा होता है कि अब हमारे हवाले वतन साथियों। तब वो कबीर को शिप से नीचे फेंक देता है और कबीर की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे जहर भी मिल चुका है और वो अब पानी में भी है। अगले दिन वो एक सर्कुलर बेस के पास पहुंच जाता है जहां से मिसाइल लॉन्च करनी होती है जो सैटेलाइट को कंप्लीटली उड़ा देगी। वो कोड्स डालकर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इलियासी कहता है सैटेलाइट तुम चलाओ सौरभ, क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। सौरभ सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है और वो रिलीज हो जाती है। इतनी देर में ऊपर से एक आदमी नीचे आता है और वो होता है कबीर। कबीर एक सर्कुलर चैम्बर के अंदर लैंड करता है जिसके अंदर इनका मेन हेडक्वार्टर होता है जहां से सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। वो अंदर आके वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी खड़ी होती है उन सबको मारना शुरू कर देता है और तभी खालिद के सामने ही कबीर आ जाता है और वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर यानी रिजवान इलियासी के ऊपर गन तान देता है और साथ ही सौरभ के ऊपर भी। तब कबीर सौरभ से कहता है कि मैंने तुझ पर बहुत ही गलत भरोसा किया था सौरभ,
और सौरभ कबीर को जिंदा देख के हैरान होता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि मैंने उस ड्रिंक में जहर खुद मिलाई थी, तो तुम कैसे बच गए। तब कबीर उसे रिप्लाई देता है, मुझे तुझ पर तभी से शक हो गया था जब खालिद ने यानी तूने उन सोल्जर्स को बचाने के लिए धक्का दिया था। वो कहता है कि खालिद के राइट साइड पर एक ब्लाइंड स्पॉट था जिसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता था, जो कि खालिद की वीकनेस थी। लेकिन उस दिन जब राइट साइड से गोली आ रही थी तो तूने मुझे धक्का दे दिया और ना कि सिर्फ बचाया बल्कि उन सब से राइट साइड से लड़ने भी लग गया। तो या तो खालिद ने वहाँ की सर्जरी करवा ली थी, या हो सकता है वो खालिद नहीं बल्कि कोई और था। फिर वो ये भी बताता है कि मैंने अदिति से भी कह दिया था कि इसके बारे में चेक करो। जब खालिद उस दिन छुट्टी पर था, फिर भी रात को ऑफिस में क्या करने गया था, वहां से ही तूने वो उस जहर को उठाया था जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, जो कि तूने मेरी ड्रिंक में मिलाया था। लेकिन उसी के अगेंस्ट में मैंने अदिति को कहकर अपने लिए एक एंटीडोट बनवा लिया था, और वो एंटीडोट तेरे जहर देने से पहले ही मैं ले चुका था। मेरी बॉडी जहर के प्रति थोड़ा तो रिएक्ट करी, लेकिन उससे मेरी जान नहीं गई, मैं जिंदा बच गया। तब कबीर कहता है कि उस ड्राइव के अंदर मैंने एक ट्रैकर डाल दिया था और उसी ट्रैकर की मदद से मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। सौरभ उसे कहता है कि अब तो कुछ नहीं कर सकता, मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है और अब ये मिसाइल हर हाल में ब्रह्मा सैटेलाइट को हिट कर देगी। अब कबीर मुस्कुराते हुए कहता है रियली, और तब दिखाया जाता है कि उनके बेस पे रेड सिग्नल बजने लग जाता है। और तब हमें पता लगता है कि जो मिसाइल लॉन्च की गई है उसमें ब्रह्मा सैटेलाइट के कोड्स नहीं बल्कि इसी जगह के कोड्स डले हुए थे, यानी कुछ ही देर में ये बेस पूरी तरह से उड़ जाएगा। यानी असली ड्राइव कभी सौरभ के हाथ गई ही नहीं। वो कहते हैं कि वो इस मिसाइल को रोक भी नहीं सकते, वो पूरी तरह से लॉक हो चुकी है और वो यही बेस पर हिट करेगी, यानी वो मिसाइल ऊपर जाकर दोबारा घूमकर यहीं पर हिट करेगी। तब कबीर रिजवान इलियासी पर बंदूक तान देता है और सौरभ को कहता है बंदूक नीचे करने को, और रिजवान इलियासी भी सौरभ को यही कहते हैं कि अपनी बंदूक नीचे करो। तब सौरभ उसे रिप्लाई करता है कि कुछ तो खास है इस चेहरे में, क्योंकि जो भी देखता है हमेशा वफादारी की उम्मीद करता है। और तभी सौरभ भी रिजवान इलियासी को मार डालता है और कबीर के ऊपर भी फायरिंग करता है, लेकिन कबीर बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। सौरभ किसी तरह से अपनी कार तक पहुंच जाता है और उसे लेके वहां से निकल जाता है। उसके पीछे कबीर भी आ रहा होता है, लेकिन उसे कई लोग भी रोक रहे होते हैं, लेकिन वो उन सबको मार के किसी तरह से वो भी कार तक पहुंच जाता है और ठीक मिसाइल हिट करने से पहले कबीर भी वहां से निकल जाता है। और इस बार कबीर सौरभ को चेस कर रहा होता है कार में। सौरभ कबीर से थोड़ा आगे होता है, इसलिए कबीर को पता होता है कि वो उसे डायरेक्टली चीज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास लगभग बराबर ही गाड़ी है। इसलिए कबीर दिमाग का इस्तेमाल करके राइट साइड से सौरभ की तरफ आ जाता है और वो उसकी कार को बहुत ही जोर से हिट करता है, जिसके कारण दोनों चर्च के अंदर गिर जाते हैं। और चर्च के अंदर कबीर और सौरभ की एक बहुत ही इंटेंस फाइट दिखाई जाती है। जैसा कि उन्होंने शुरुआत में कहा था कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसे लगता है कि अभी अपने टीचर से आगे निकल गया, लेकिन इस फाइट में हमें क्लियर हो जाता है कि सौरभ कबीर को नहीं मार सकता और कबीर उसके ऊपर पूरी तरह से हावी होते हैं। लेकिन सौरभ भी बहुत ही अच्छी फाइट देता है कबीर को और लगभग और काफ़ी हद तक कबीर को भी वो जख्मी कर जाता है, लेकिन कबीर अब उससे पूरी तरह से ओवर पावर हो चुके हैं और अब सौरभ ऐसा हो चुका होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता। और इनकी लड़ाई के कारण जो चर्च के अंदर तबाही हुई थी, उसके कारण जो चर्च की छत थी वो नीचे गिरने वाली होती है। और जाते जाते कबीर सौरभ की तरफ देख रहा होता है, जिसका फेस पर खालिद का चेहरा लगा होता है, और वो सौरभ को नहीं बल्कि खालिद को याद कर रहा होता है, खालिद की अच्छी यादों के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो चर्च की छत गिर जाती है और सौरभ वहीं दबकर मर जाता है। और लास्ट में कबीर को कर्नल का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि जो किया सही किया। तब कबीर कहते हैं कि सारा मिशन का क्रेडिट खालिद को देना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। तब कर्नल उसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो क्रेडिट तुम्हें भी लेना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इस मिशन का पूरा क्रेडिट खालिद को ही रहता है। अब खालिद शहीद हो चुका होता है, इसलिए खालिद की मदर आती है उस ऑनर को रिसीव करने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट की तरफ से ही दिया जाता है। तब कर्नल साथ ही साथ कबीर को ये कह रहे होते हैं कि तुम इंडिया वापस आ जाओ और अपनी टीम को ज्वाइन करो, लेकिन कबीर जवाब देता है कि मैं शायद टीम में रहकर वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा जो मैं यहाँ रहकर कर सकता हूँ। कर्नल कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा एक पुराना दोस्त तुमसे मिलने आ रहा है। तब कबीर उसे जवाब देते हैं फरीद हकनानी, जो कि सीरिया में ही है। तब कर्नल कबीर को कहते हैं कि अगर इस बार तुम उसे मार दो तो अच्छा होगा, लेकिन कबीर मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि जरूर, अब अगला टारगेट होगा फरीद हकनानी। और तब पीछे से आवाज आती है कबीर, और जब वो मुस्कुरा कर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि रूही होती है। नैना ने कबीर को ये भी बताया था कि रूही का ये भी सपना है कि वो एक दिन सर्फिंग करेंगे। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसका नाम है वॉर मूवी के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद, प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को। इसका टोटल रन टाइम था 153 मिनट्स। इस मूवी का बजट था 170 करोड़ और वहीं पर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 475 करोड़। एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर। इसे IMDb पे रेटिंग मिली है 6.1। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।